चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने छोटे छोटे टॉपिक्स की, छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज की, जिसको कि समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर बहुत सी कंफ्यूजन है जो कि मार्केट में चलती है, जिसके अंदर हम रेवेन्यू को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन समझ लेते हैं, किसी को हम सेल्स समझ लेते हैं, किसी को हम टर्नओवर समझ लेते हैं। एक्सपेंसेस अलग चीज़ होती है, एक्सपेंडिचर अलग चीज़ होता है, आपकी इनकम अलग चीज़ होती है, प्रॉफिट अलग चीज़ होता है, गेन अलग चीज़ होती है। तो इस टाइप के कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो कि एक लेमैन जो है वो सेम समझ के चलता है, बट जो भी थोड़ा बहुत अकाउंटिंग समझते हैं उनको पता है कि इसके बीच में क्या डिफरेंस है। पर प्रॉब्लम कहां दिखती है, जहां पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अकाउंटिंग जानते हुए इसके बीच में डिफरेंस नहीं जानते हैं। तो उनके लिए बहुत काम की जानकारी है जो कि हम इन टर्मिनोलॉजी से क्लियर करेंगे यहां पे। ठीक है सर। तो यहां पे जो पहला टर्म आता है वो रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि कोई भी इनकम जो कि आपको रेगुलरली मिलती रहे फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से आपको पैसा जो है वो मिलता रह रहा है, इनकम मिलती रहती है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, उसको हम रेवेन्यू का नाम देते हैं। अब इस फ्रॉम एनी सोर्स पे यहां पे एम्फेसिस क्यों किया गया है, क्योंकि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि लेट्स से आप एक मोबाइल ट्रेडर हैं, आप मोबाइल की ट्रेडिंग करते हैं, मोबाइल का बिजनेस करते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल बेचते हैं। जब आप मोबाइल को बेचते हैं तो आपको कुछ ना कुछ यहां से पैसा मिलता होगा। ये जो पैसा है ये क्या है, रेवेन्यू है। लेकिन इसके अलावा सपोज कीजिए कि आपके पास प्रॉपर्टी है, आप उसको रेंट में लगाते हैं और आपको रेंटल इनकम मिलती है उससे। जो आपके वहां किराएदार हैं वो आपको रेंटल इनकम देते हैं हर महीने। तो ये जो रेंटल इनकम है ये क्या है, ये भी रेवेन्यू है। आपने बैंक में पैसा जमा करके रखा हुआ है, लेट्स से बैंक में आपने एफडी कराई हुई है और उस एफडी के ऊपर आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ये इंटरेस्ट जो है ये भी क्या है, रेवेन्यू है। मतलब कि कोई भी ऐसी इनकम जो कि आपको रेकरिंग नेचर में मिलती है, रेगुलर बेसिस पे मिलती है, रेकरिंग का मतलब है रेगुलर बेसिस पे मिलती है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, रेवेन्यू का। लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होगा, जो हमारा मेन ऑपरेशन है। मतलब जैसा कि मैंने बताया आप क्या है, मोबाइल ट्रेडर हैं, तो आप जब मोबाइल बेच के जो पैसा कमाते हैं ये पैसा आपका क्या कहलाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहां पे क्या बात कर रहे थे, रेवेन्यू। सिर्फ रेवेन्यू का मतलब क्या है कि किसी भी सोर्स से पैसा आए, भैया पैसा आना चाहिए, और उस पैसे को हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू को नाम देंगे। बट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे अलग से वर्ड ऐड किया गया ऑपरेशन, कि जो आपका कोर ऑपरेशन है। रेंटल इनकम इज योर नॉट कोर ऑपरेशन, इसके लिए आप कुछ करते नहीं हो, आपका प्रॉपर्टी है उससे आपको इनकम मिल रही है, दैट्स इट। एफडी आपने करा दिया, इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट्स इट। बट इस सेल के लिए आप मेहनत करते हो, आप कुछ चीजें परचेज करते हो, अपने लेबर रखे हैं, अपने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, आप उसको एडवर्टीजमेंट कराते हो, आप उसको सेलिंग चैनल से, उसकी अलग अलग चैनल्स पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, आप सामान को यहां से उठाते हो, वहां लेके जाते हो, उस शहर से दूसरे शहर लेके जाते हो। मतलब पूरा पूरा आपका ऑपरेशन जो है वो मोबाइल ट्रेडिंग का है। आपका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो मोबाइल ट्रेडिंग है। दीज ऑल आर इंसिडेंटल इन नेचर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंटल इन नेचर, जो कि आ तो रहा है लेकिन आप जो मेन डिपेंडेंट है, या मेन डिपेंडेंट कह लो, जो मेन आप इन्वॉल्व हैं, इसको इस तरीके से भी कहा जाता है कि लेट्स से कि आप एक मोबाइल ट्रेडर है लेकिन आप शाम को 2 घंटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। तो जो 2 घंटे ट्यूशन पढ़ाते हैं, जैसे कि आपने कई लोग देखे होंगे जो कि पूरे दिन 9 से 6 की जॉब करते हैं और फिर शाम को या रात को आके वो अपने गली मोहल्ले में ट्यूशंस वगैरह पढ़ाते हैं। तो ट्यूशंस वगैरह पढ़ाते हैं, दिस इज व्हाट, यहां से जो पैसा मिलेगा वो क्या है, रेवेन्यू है। लेकिन जो 9 घंटे आप कंपनी में जाके काम करके आए हैं वो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। वहां वो जॉब करते हैं इसलिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं करते, उनको इसके बदले क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। लेकिन इस कंपनी को जो चला रहा होगा वो अगर ये हरकत कर रहा होगा तो उस कंपनी से जो पैसा निकल के आएगा, जो भी सेल्स होगी, वो उसकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यूज एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नाउ अगला टर्म आता है जो कि सेम टू सेम है, सेल्स। सेल्स इज नथिंग बट सेम एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आजकल हम कहने लग गए, आपकी कंपनी की लैंग्वेज है बेसिकली। जब किसी कंपनी में इस चीज को रिपोर्ट किया जाता है तो उसको इस टर्म में लिखा जाता है, उसको सेल्स ना लिख के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखा जाता है। बट आप अपने क्वेश्चंस में या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी देखोगे, या फिर जो प्रोप्राइटर्स वगैरह होते हैं जो कि निचले स्तर पे काम करते हैं, वो लोग इसको सेल्स से ही डिनोट करते हैं। दोनों की मतलब जो है वो सेम टू सेम निकल के आती है। सेल्स कहो चाहे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहो, बोथ आर सेम। सेल्स रिटर्न क्या होता है सर, तो जो सेल्स है उसका अपोजिट सेल्स रिटर्न है। इसमें क्या बताने वाली बात थी, इसमें बताने वाली बात यह है कि जो भी आप माल बेचते हो उसको हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। और जब वो माल आपके पास लौट के आ जाता है किसी भी कारण से आपका कस्टमर जो है वो आपके सामान को लौटा देता है, वेदर इट इज डिफेक्टिव और एनी अदर रीजन, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, सेल रिटर्न। और सेल रिटर्न का जो दूसरा नाम है, जो सिनोनिम है, वो आपको यहां पर याद रखना है, दिस इज रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का क्या मतलब हुआ कि सेल रिटर्न का मतलब क्या हुआ कि आपका एक बिजनेस है, इसने जब किसी गुड्स को
जब किसी गुड्स को बेचा, तो ये बेचा होगा तो ये सामान आपके बिजनेस से बाहर गया था, और ये सामान जब वापस से लौट के आएगा आपके पास, तो जब लौट के आएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये इन हो रहा है, तो इसलिए इसको हम इनवर्ड कहते हैं। वैसे ही जब हम परचेज रिटर्न देखेंगे तो उसको हम बोलेंगे रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड क्यों बोलेंगे? उसके इसमें आपने परचेज किया था, अब आप इसको लौटा रहे हो, तो अब ये आउट जा रहा है, तो ये आउटवर्ड है। सेल रिटर्न में आपका सामान आपके पास वापस आता है, इन आता है, इसलिए इसको हम इनवर्ड कहते हैं। ठीक है सर, बहुत ही सिंपल, इजीली समझ में हमें आ गया। नाउ टर्नओवर क्या होता है? तो देखो सेल्स तो जो आपका है वो रेगुलरली चलती रहती है, दिन दिन, महीने महीने, सालों साल, बट किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड का अगर आपसे कोई सेल पूछेगा तो उसको हम क्या नाम से बोलते हैं? उसको हम सेल्स ना बोल के क्या बोलते हैं? टर्नओवर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने पूछा बताओ आपके लास्ट 3 मंथ की सेल कितनी थी, तो वो ये नहीं बोलेगा लास्ट 3 मंथ की सेल कितनी थी, वो बोलेगा लास्ट 3 मंथ का आपका टर्नओवर कितना था। मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड पे उसने आपकी सेल्स जाननी चाहिए। आपकी टोटल सेल्स जब किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में डिफाइन होती है तो उस टाइम पे हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? टर्नओवर का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ एक तरफा आपकी टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट आपकी एक तरफा टर्मिनोलॉजी आएगी जहां पे हम बात करेंगे एक्सपेंस की। अब सर एक्सपेंस का क्या मतलब है? तो हमने पीछे एक्सपेंडिचर देखा था। हाँ सर देखा था। एक्सपेंडिचर देखते वक्त हमने क्या देखा कि भैया वो सारे खर्चे जो कि आपके ऑपरेशन से रिलेटेड है, रेगुलर नेचर के हैं, उसको हम क्या बोलते थे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो आपके एसेट्स वगैरह के परचेज या प्रोक्योरमेंट में काम आते हैं उसको हमने बोला कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सेम टू सेम है कि ऑपरेशन से रिलेटेड के जो खर्चे हैं जिसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह रहे थे, जब हम एक्सपेंडिचर की वैरायटी कह रहे थे, उसी को हम यहां पे क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस। मतलब कि किसी भी सामान को बेचने के लिए आपका जो भी टोटल खर्चा लगता है, टोटल कॉस्ट जो आपने इनकर्ड किया, किस चीज के लिए? ताकि आप कुछ प्रोडक्ट या कुछ सर्विसेज बेच पाओ, उसको प्रोड्यूस करने के लिए आपका जो भी टोटल खर्चा लगा उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस। ठीक है, इन शॉर्ट इसको आप कह सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने समझा था पीछे जब हमने फर्स्ट चैप्टर के एंड में कुछ क्वेश्चंस किए थे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। तो सीओजीएस इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? सीओजीएस। ठीक है सर, तो एक्सपेंडिचर समझ में आ गया अपने को, एक्सपेंसेस समझ में आ गया। एक्सपेंडिचर क्या है? ब्रॉड टर्म। एक्सपेंडिचर के अंदर आपके ऑपरेशन के खर्चे भी आ जाते हैं और आपके लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स भी आ जाते हैं, एसेट्स वगैरह के प्रोक्योरमेंट भी आ जाते हैं। लेकिन एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस बात करता है उसकी कि जिस भी बिजनेस में आप इन्वॉल्व हैं, जो भी आप गुड्स या सर्विसेज बेचते हैं, वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में जो भी आपका खर्चा लग रहा है, टोटल खर्चा, वो आपका क्या है? एक्सपेंसेस। ठीक है सर। नाउ नेक्स्ट क्या है? परचेज। परचेज क्या होती है? बहुत ही सिंपल बात है कि जिस भी बिजनेस में आप डील करते हैं, जो भी आपका बिजनेस है, चाहे मोबाइल का बिजनेस हो तो आप मोबाइल परचेज करेंगे, आपका अगर पेन का बिजनेस होगा तो आप पेन परचेज करेंगे, आपका अगर बुक्स का बिजनेस होगा तो आप बुक्स परचेज करेंगे। तो कोई भी प्रोक्योरमेंट आप करते हो गुड्स का, चाहे आप उधार खरीदो चाहे आप कैश में खरीदो, वो आपका क्या कहलाएगा? परचेजेस कराएगा। ठीक है सर। परचेज रिटर्न क्या होता है? जस्ट अपोजिट, कि आपने जो भी सामान खरीदा था उसको किसी भी कारण से आपने अगर लौटा दिया अपने सप्लायर को, तो वो कहलाएगा आपका परचेज रिटर्न। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसका दूसरा नाम जो कि आपको ध्यान रखना है, विच इज नोन एज रिटर्न आउटवर्ड। परचेज किया था, सामान आया था, अब आप इसको लौटा रहे हो तो सामान आपका बाहर जा रहा है, तो इसलिए इसको क्या देते हैं? हम आउटवर्ड कहते हैं। ठीक है सर। नाउ अभी तक था इजी कॉन्सेप्ट, अब थोड़ा सा इजी है बट थोड़ा सा कह सकते हो ध्यान देने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे कि आपका कॉन्सेप्ट नंबर 21, ये क्या बात कर रहा है? कह रहा है सर इनकम क्या होता है। तो इनकम आप बोलोगे इनकम क्या होता है? सर इनकम में क्या बात है? आपका रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बीच का डिफरेंस निकाल दो, इनकम हो जाएगा। अभी हमने ऊपर रेवेन्यू को समझा था, ऊपर हमने अभी रेवेन्यू को समझा था। तो जब भी आप अपने रेवेन्यू में से अपने एक्सपेंसेस को माइनस करते हो तो क्या कहलाता है? आपका इनकम कहलाता है। अच्छा, अगर ये इनकम है तो फिर प्रॉफिट क्या है? हमने अपने रेवेन्यू मतलब जो भी कमाया उसमें से अपने सारे खर्चे हटा दिए तो बन गया इनकम। तो फिर प्रॉफिट क्या होगा? तो प्रॉफिट को आप कैसे डिफाइन करते हो? जब आप कहते हो अगेन किसी पर्टिकुलर पीरियड में, मतलब कि एक पीरियड के सारे रेवेन्यू में से एक पीरियड के सारे खर्चे जब हम माइनस कर देते हैं तब जो निकल के आता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। यहां पर ये गलत लिख गया है, दिस इज प्रॉफिट। ठीक है सर, मतलब एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यूज, यहां पे रेवेन्यूज था, ओवर टोटल एक्सपेंसेस, यहां पे एक्सपेंसेस था ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, किसी भी अकाउंटिंग पीरियड विच इज जनरली 1 ईयर। 1 साल का आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है। तो 1 साल के जब सारे रेवेन्यूज को आप जोड़ दोगे, उसमें से सारे खर्चों को माइनस कर दोगे, तब जो निकल के आएगा उसको हम क्या नाम देते हैं? प्रॉफिट का। प्रॉफिट सर कितने टाइप के होते हैं? तो जनरली उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 इज ग्रॉस प्रॉफिट, नंबर 2 इज नेट प्रॉफिट और नंबर 3 इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या है?
ध्यान से समझेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जब भी आप अपने नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देते हो, नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देते हो तो क्या निकल के आ जाता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। पर जब आप नेट सेल्स में से सारे खर्चे माइनस कर देते हो तो क्या निकल के आता है नेट प्रॉफिट। मतलब क्या हुआ कि नेट सेल तो सेम है, ये जैसे 100 रुपए था तो ये अभी भी 100 रुपए ही है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो था वो सपोज 60 रुपए था और ऑल एक्सपेंसेस जो है वो आपके 80 रुपए हैं। मतलब कि इसमें 20 रुपए और है, 20 रुपए और भी कुछ खर्च हो रहा है। ऑल एक्सपेंसेस का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आ ही गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर कौन से खर्चे नहीं जुड़ते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर कौन से खर्चे नहीं जुड़ते हैं। लेट से एडवर्टीजमेंट है, लेट से स्टाफ की सैलरी है, लेट से आपका ऑफिस का एक्सपेंस है, ये सारी चीजें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं आती। क्यों? क्योंकि जो सामान हम बेच रहे हैं उसका सीओजीएस क्या होगा कि उस सामान को बनाने में क्या खर्चा आया। पर आपका जो ऑफिस चल रहा है, सपोज कीजिए आपकी एक जगह पे फैक्ट्री लगी हुई है, इस फैक्ट्री में आप जो खर्चा कर रहे होते हो और फिर आपका एक प्रोडक्ट निकल के आता है, वो आपका क्या कहलाएगा, सीओजीएस। लेकिन इस फैक्ट्री से जो माल बेचा जाएगा उसके लिए आपने 10 अलग अलग शहरों में आपने अपने ऑफिसेस खोल रखे हैं जहां से सेल्स वगैरह प्रमोट की जाती है अलग अलग जगह पे अलग अलग चैनल पार्टनर्स के थ्रू। तो ये जो ऑफिसेस चल रहे हैं 10 अलग अलग शहरों में, इन ऑफिस का भी रेंट आता होगा, इस ऑफिस के और भी कई प्रकार के खर्चे होते होंगे। तो ये सारे खर्चे जो हैं ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं आते। तो इस टाइप के खर्चों को भी जब आप माइनस कर दोगे तो आपने सारे खर्चे माइनस कर दिए, तो सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो डिफरेंस निकल के आएगा वो डिफरेंस आपका होगा नेट प्रॉफिट। ठीक है सर, और नेगेटिव में आ जाएगा तो नेट लॉस हो जाएगा। ओके, नाउ ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन दोनों के बीच का है। मतलब कि सीओजीएस 60 रुपए था, हमने कहा 20 रुपए जो है वो बाकी सारे खर्चे होते हैं अदर देन सीओजीएस। अब बाकी जो ऑफिस के खर्चे हैं इसको भी आप दो पार्ट में क्लासिफाई करते हो। दो पार्ट का मतलब क्या होता है, एक हो गया आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस और एक कहलाता है आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग खर्चा क्या हो गया कि आपके जो खर्चे हैं, एक तो मैंने कहा आपको एग्जांपल दिया ऑफिस का, ऑफिस के खर्चे जो हैं वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, वो तो माइनस करेंगे। लेकिन जब 10 सिटी में ऑफिस चल रहे होते हैं तो इसके अंदर कई खर्चे और भी होते हैं। कई खर्चे का मतलब कि लेट्स से इस ऑफिस को, इस फैक्ट्री को चलाने के लिए आपने लोन लिया था और इस लोन के ऊपर आप क्या भरते हो, इंटरेस्ट भरते हो। ये इंटरेस्ट जो है ये क्या आपका एक्सपेंस है कि नहीं है, ये भी आपका एक्सपेंस है। इस इंटरेस्ट के बदले में पैसे नहीं मिलते, पैसे नहीं मिलता तो फैक्ट्री नहीं चलती, ऑफिस नहीं चलता। तो ऑब्वियस सी बात है फैक्ट्री और ऑफिस चलाने के लिए आपको लोन लेना पड़ा, उस लोन का जो ब्याज दे रहे हो ये ब्याज भी आपका एक प्रकार का एक्सपेंस है। लेकिन ये जो एक्सपेंस है ये एक्सपेंस कौन सा है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मतलब इस इंटरेस्ट का गुड्स के बनाने में और गुड्स के बेचने में, ये कौन सा खर्चा था, गुड्स के बनाने का, और ये कौन सा खर्चा है, गुड्स के बेचने का। तो ये जो एक्सपेंस है इसका ना गुड्स के बनाने में कोई योगदान है ना गुड्स के बेचने में कोई योगदान है। तो इस टाइप का अगर कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस है जिसका ना बनाने में योगदान हो ना बेचने में योगदान हो, जो बनाने का खर्चा है और जो बेचने का खर्चा है ये सारे खर्चे कहलाते हैं आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये सारे क्या कहलाते हैं आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, और इसके अलावा जो खर्चा हो गया, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया इंटरेस्ट का खर्चा, तो ये इंटरेस्ट का खर्चा क्या है आपका, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो जब हम ऑल एक्सपेंस माइनस करते हैं तो हम ऑपरेटिंग भी माइनस करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग भी माइनस करते हैं। मतलब इंटरेस्ट का खर्चा भी हमने इसमें से माइनस किया, तब जाके मेरा क्या आया, नेट प्रॉफिट। लेकिन अगर मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करूंगा, इस इंटरेस्ट के खर्चे को माइनस नहीं करूंगा, तब जो मेरा प्रॉफिट निकलेगा वो क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। इसका पर्पस क्या है सर, ये देखो इसका पर्पस क्या है कि हम कहते हैं कि भैया अगर मैं सिर्फ अपनी फैक्ट्री चलाऊं, गुड्स को बेचूं और गुड्स को बनाऊं तो उस केस में क्या प्रॉफिट निकलता है। इसके अलावा मेरे को और भी बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। अगर मैं सारे खर्चे के हिसाब से काम करूं, सारे खर्चे को डिडक्ट कर दूं, तो मुझे पता लगता है कि मेरा नेट प्रॉफिट क्या है जो मैं घर लेके जाऊंगा। और अगर हम कहते हैं कि यार नेट प्रॉफिट तो ठीक है बट इस खर्चों के अंदर बहुत सारे हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं जिसको हम चाहे तो कम कर सकते हैं, चाहे तो कम कर सकते हैं। कैसे कम होगा, भाई साहब लोन चुका दो, लोन चुका दोगे तो ये आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा ये जानने का मन करता है कि अगर मेरा लोन नहीं होता तो मेरे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होते, और अगर ये खर्चा नहीं होता तो बताओ मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होता। तो नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसका जो डिफरेंस होगा वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये हमने पूरे प्रॉफिट को समझ लिया। इसकी कंप्यूटेशन हम कब करते हैं, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। एक साल में एक बार इसकी कैलकुलेशन अपन करके चलते हैं। अगला टर्म आता है गेन। अब इनकम अलग चीज थी, प्रॉफिट अलग चीज था।
अब ये गेन क्या चीज है? गेन वो होती है जो इंसिडेंटल ट्रांजैक्शंस होते हैं। इंसिडेंटल ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या हुआ कि आपका जो बिजनेस है वो किसका है? आपका बिजनेस है मोबाइल ट्रेडर, आप मोबाइल वगैरह बेचते हो, ठीक है, लेकिन आपने अपने बिजनेस के अंदर एक मशीन रखी हुई थी जिससे कि मोबाइल फोन्स की पैकिंग होती है, ठीक है। ये मशीन जो है वो क्या काम करती थी? पैकिंग का काम करती थी। अब ये मशीन पुरानी हो गई, आपने इस मशीन को बेच दिया। जब बेचा तो आपने देखा कि ये मशीन आपके किसी काम की नहीं है बट किसी और के बहुत ज्यादा काम आ रही है। मतलब कि ये मशीन जो है वो आपने खरीदी थी 10,000 रुपए की, लेकिन मार्केट में कोई इसको 15,000 का लेने को तैयार हो गया बाय एनी रीजन, मे बी उसके वो काम की रही हो, तो आपने जो यहाँ 5,000 रुपए का फायदा कमाया, ये क्या आप फायदा कमाने के लिए बैठे थे? नहीं, आपका फायदा कमाने वाला काम कौन सा है? मोबाइल ट्रेडिंग। बट आपने कोई इंसिडेंटल ट्रांजैक्शन की अपने बिजनेस के अंदर जिससे आपको कुछ मुनाफा हो गया, तो ये मुनाफा क्या कहलाता है? आपका गेन। दिस इज नॉट इनकम, नॉट प्रॉफिट, दिस इज योर गेन विच आर इंसिडेंटल ट्रांजैक्शन, इंसिडेंटल इन नेचर। इसका एक और एग्जांपल है आपका कि आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा था, आप कोर्ट केस जीत गए। जब जीते तो कोर्ट की तरफ से आपको 1 लाख रुपए दिया गया, सामने वाली पार्टी को कहा गया कि भैया 1 लाख रुपए दो, ये जीत गए हैं। तो जो 1 लाख रुपए आपको मिलेंगे ये भी आपका क्या है? गेन है। तो इस टाइप के जो मुनाफे होते हैं जो कि हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं होता, हमारे कोर बिजनेस का पार्ट नहीं होता, लेकिन हम ड्यूरिंग द ईयर कमा लेते हैं, हमें फायदा हो जाता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? गेन का नाम देते हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट टर्म आता है आपका लॉस। अब ये लॉस क्या है? तो लॉस इज अपोजिट टू गेन, बिल्कुल सिंपल बात, बट बिल्कुल अपोजिट नहीं है। लॉस के अंदर हम क्या कहते हैं? लॉस के अंदर हम कहते हैं कि जब मेरा जो एक्सपेंस है वो हमारी इनकम से ज्यादा हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे कि हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया। मतलब जब एक्सपेंस है हमारा वो हमारे रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए। कौन सा रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू, क्योंकि उसको भी हम कब कैलकुलेट करेंगे? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। और ये एक्सपेंस भी कौन सा है? मेरा टोटल एक्सपेंस है। यहां पे आपकी टर्मिनोलॉजी सेम बहुत सारी नहीं है, मतलब इनकम अलग नहीं है, प्रॉफिट अलग नहीं है, इसलिए आपको इस तरीके से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जहां पे आपको ये समझना पड़े कि इनकम क्या होता है और प्रॉफिट क्या होता है, वहां पे आपको ये लिखना पड़ता है कि भैया ये टोटल एक्सपेंस और टोटल रेवेन्यू की बात की जा रही है और एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड की बात की जा रही है, इसलिए पीछे डिफरेंशिएट इसको करके बताया गया था आपको। बट लॉस के केस में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, सीधी सी बात है कि जो आपका रेवेन्यू है और जो आपके एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस क्या हो गए? ज्यादा हो गए, रेवेन्यू जो है वो कम आया, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका क्या है? लॉस है, ठीक है सर। अब क्या जैसा यहां पे गेन था, मतलब कि मैंने यहां पे इस लॉस की डेफिनेशन में आपको क्या क्या चीजें मर्ज कर दी, जैसे कि आपका इनकम था तो इनकम का अपोजिट क्या होगा? लॉस। आपका एक टर्म आया प्रॉफिट, प्रॉफिट का अपोजिट भी क्या होगा सर? लॉस ही होगा, ठीक है। लॉस की ऑल्दो वही 3 कैटेगरी हो सकती है, ग्रॉस लॉस, नेट लॉस और ऑपरेटिंग लॉस। वो अलग चीज है, उस पर अपन नहीं जाएंगे, वो सेम टू सेम ऊपर की डेफिनेशन है, जिसका जब नेगेटिव में रिजल्ट आ जाए तो वो लॉस बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम आगे लिख रहे हैं क्या कि ये जो है ये बोथ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस को कवर करता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे ये गेन था, दिस इज योर व्हाट? दिस इज एबनॉर्मल प्रॉफिट। ये क्या था? आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट था कि इस टाइप का जो मुनाफा है वो आपका गेन कहलाता है। यहां पे वैसे ही एबनॉर्मल लॉस हो सकता है, इसका जस्ट अपोजिट, कि आपने कोई एसेट को बेचा, उसमें आपका नुकसान हो गया। एसेट आपकी लाख रुपए की थी बट अब वो काम नहीं कर रही, आपने उसको बेचा तो वो 5,000 रुपए में बिका, तो आपका यहां पे 95,000 का लॉस हो गया। सेम कोर्ट केस, यहां पे आप हार गए हो, अगर आप हार गए हो तो आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, लॉस हो गया। या फिर आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, फैक्ट्री में आपके चोरी हो गई, तो इस टाइप की जो एबनॉर्मल इवेंट्स होती हैं जो कि नॉर्मल सिनेरियो में आपके बिजनेस में नहीं होता, बट ड्यू टू सम रीजन ऐसा हुआ आपके साथ, तो ये भी आपके क्या कहलाते हैं? लॉसेस कहलाते हैं, एबनॉर्मल वाले, मतलब एबनॉर्मल लॉसेस, ठीक है सर। चलिए एक लास्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट। कॉस्ट की मीनिंग क्या है? तो कॉस्ट को डिफाइन किया हमारे CIMA लंदन ने। क्या डिफाइन किया? ये कहते हैं द कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअल और नोशनल इनकर्ड ऑन या फिर एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी। सर समझ नहीं आया, इसको जरा समझाओ। ऊपर की बातें समझ में आ गई, एक्सपेंस आ गया, एक्सपेंडिचर भी आ गया, लॉस भी आ गया, इनकम भी आ गया, प्रॉफिट भी आ गया, सारे सेम थे। ये कॉस्ट क्या कहना चाह रहा है? कॉस्ट ये कहना चाह रहा है कि सपोज कीजिए आपकी अपनी फैक्ट्री है, आपकी अपनी फैक्ट्री है, यहां पे आप बिजनेस करते हो, यहां पे आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, ठीक है। तो जब आपकी कोई अपनी फैक्ट्री होती है, अगर ये अपनी फैक्ट्री नहीं होती तो आप फैक्ट्री को कैसे लेते? रेंट पे लेते, और रेंट पे लेते तो आपका एक एक्सपेंस होता है, यहां पे एक आपको रेंटल एक्सपेंडिचर पे करने पड़ते। तो ये जो रेंटल एक्सपेंस आपको पे करना पड़ता है, क्योंकि फैक्ट्री आपकी खुद की है, आपको ये एक्सपेंडिचर पे नहीं करना पड़ रहा। तो जब आप इस एक्सपेंडिचर को पे नहीं कर रहे हो तो क्या ये आपकी कॉस्ट का पार्ट है? हाँ जी, ये कॉस्ट का पार्ट है। दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
ये वर्ड आप पढ़ोगे अपनी इकोनॉमिक्स में, अपॉर्चुनिटी। ओहो, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि अगर आप इस बिजनेस में नहीं होते तो आप इस फैक्ट्री को किसी और को रेंट पे दे देते हो, उससे रेंट कमा लेते। ठीक है सर। ऐसे ही जब कोई इंसान, कोई प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो वो क्या कहता है कि भैया अगर मैं कैपिटल यहां नहीं लगाता, मैं बैंक में रखता, तो बैंक से मुझे क्या मिलता? इंटरेस्ट मिलता। इंटरेस्ट मुझे यहां नहीं मिल रहा है, तो दिस इज अगेन अ कॉस्ट विच इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इस टाइप की वो खर्चे, मतलब वो खर्चे तो है ही जो एक्चुअल हैं, जो आपको दिख रहा है वो तो खर्चे है ही कॉस्ट का पार्ट, बट जो नोशनल खर्चे हैं, जो कि एक्चुअल में आपके पैसे आपके जेब से नहीं जा रहे हैं लेकिन आपका नुकसान हो रहा है, मतलब कि अपनी फैक्ट्री है तो इस वजह से पैसे आपको नहीं देने पड़ रहे, बट अगर ये अपनी फैक्ट्री नहीं होती तो आपको पैसे देने पड़ते, या फिर ऐसा कह लो कि अगर आप ये बिजनेस नहीं करते तो इस फैक्ट्री से आप कुछ रेंट कमा सकते थे। तो ये वो पैसा है जो कि आपका अपना बिजनेस है, इस वजह से यहां पे ब्लॉक हो रहा है, यहां पे वो खर्चे की लागत लग रही है। तो दिस इज कॉल्ड नोशनल एक्सपेंडिचर, मतलब कि वो खर्चा जो दिखता नहीं है बट हो रहा होता है। कैपिटल आपने बिजनेस में लगाया, आपको वहां से कुछ नहीं मिल रहा है, ओवर द टाइम हो सकता है भविष्य में आप प्रॉफिट कमाओ, बट फिलहाल कुछ नहीं मिल रहा। आप कहते हो अगर इसी को मैं बैंक में रख दूं या किसी और को लोन दे दूं ब्याज के रूप में, तो मुझे वहां से क्या इनकम के रूप में आएगा? मेरे को ब्याज वहां से मिलेगा। दिस इज द नोशनल कॉस्ट। तो इस टाइप की सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब कि अगर मैं ये नहीं करता तो ये कमा लेता, या फिर अगर मैं ये नहीं करता तो ये बचा लेता, तो इस टाइप के जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे कॉस्ट में जुड़ते हैं अलोंग विद एक्सपेंडिचर। मतलब जितने एक्सपेंडिचर हैं एक्चुअल वो तो है ही है, प्लस आप इसके अंदर नोशनल एक्सपेंडिचर भी जोड़ दो तो आपका क्या डेफिनेशन निकल के आती है? वो कॉस्ट को डिफाइन करती है। ठीक है, तो दिस इज दी होल कॉन्सेप्ट्स। यहाँ छोटी छोटी बातें थी जिसके अंदर हमने रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और उसकी बारीकियों को समझा, प्रॉफिट की वैरायटीज को देख लिया, गेन और लॉस को समझ लिया, और एट लास्ट हमने कॉस्ट को भी देख लिया है। तो ये कुछ सिमिलर सी चीजें हैं, बट इसके बीच में बहुत बारीक बारीक सा डिफरेंस है, वो कवर करना जरूरी था। इसमें इतना ही, लेंगे फिर से एक ब्रेक और फिर करेंगे कंटिन्यू।